घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी। रविवार रात की बात है, फ्रांस की जांच एजेंसियों ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की। करीब 40 घरों पर छापे मारे गए। सभी छापों में एक बात कॉमन थी, छापेमारी सिर्फ मुस्लिमों के घरों पर हुई थी। शायद इतने बड़े स्तर पर मुस्लिमों के खिलाफ पहली बार छापेमारी हुई। और बात सिर्फ इतने छापों की ही नहीं है, फ्रांस की सरकार कह रही है कि ऐसे छापे जारी रहेंगे। इस दरमियान फ्रांस में एक मस्जिद को बंद कर दिया गया है, कई और मस्जिदों को बंद करने की तैयारी है, एक मुस्लिम संगठन को बैन कर दिया गया है। इस्लामोफोबिया की घटनाओं का रिकॉर्ड रखने वाले द कलेक्टिव अगेंस्ट इस्लामोफोबिया इन फ्रांस संगठन को मुल्क का दुश्मन करार दिया गया है। 51 मुस्लिम संगठनों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है, इनमें से भी कई बैन किए जा सकते हैं। ऐसी कार्रवाइयों की खबरें अक्सर चीन से आती हैं, जहां उइगर मुस्लिमों के साथ ज्यादतियां होती हैं। पश्चिम देश लिबरल माने जाते हैं, जहां से किसी एक धर्म को लेकर ऐसी कार्रवाइयों की खबरें कम ही आती हैं। फ्रांस भी लिबरल सेक्युलर देश है, तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या फ्रांस की सरकार ने इस्लाम या मुस्लिमों के खिलाफ जंग छेड़ दी है? क्या फ्रांस भी अब मुस्लिमों को लेकर चीन के रास्ते है, या फिर वाकई फ्रांस में कट्टर इस्लाम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मस्जिदों को बंद करना पड़ रहा है? फ्रांस में क्या गड़बड़ चल रही है? इस पूरी कहानी में अक्टूबर महीने में ही हुई 2 घटनाएं बेहद अहम हैं। अक्टूबर महीने का दूसरा दिन 2 अक्टूबर को इस बार शुक्रवार था। शुक्रवार यानी दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय के लिए मस्जिद में जुमे की नमाज वाला दिन। और इसी दिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मुस्लिमों के लिए कुछ ऐसी बातें कह दी जो पसंद नहीं की गई। दुनिया भर में विरोध हुआ। मैक्रों ने कहा कि इस्लाम खतरे में है, और खतरा किससे बताया? फंडामेंटलिस्ट से, यानी कट्टरपंथियों से। और मैक्रों यही नहीं रुके, कहा कि फ्रांस के मुस्लिमों में अलगाववाद बढ़ रहा है। मैक्रों ने फ्रांस के सरकारी संस्थानों में भी कट्टर इस्लाम का प्रभाव बढ़ने का खतरा बताया। उन्होंने कहा कि वो फ्रांस का अलग इस्लाम बनाना चाहते हैं, जो फ्रांस के मूल्यों के मुताबिक हो, जो तालीम के हिसाब से हो। और ये सब मैक्रों कैसे करने वाले, इसका प्लान भी उन्होंने बता दिया। मैक्रों ने कहा कि दिसंबर में उनकी सरकार एक कानून लाएगी जिससे बाहर से पढ़कर आए लोग फ्रांस की मस्जिदों में इमाम नहीं बन पाएंगे। इसके अलावा 3 साल या उससे बड़े बच्चों को घर में नहीं पढ़ने दिया जाएगा, स्कूल उन्हें भेजना ही पड़ेगा। आंकड़ों के मुताबिक अभी फ्रांस में करीब 50,000 बच्चे होम स्कूलिंग में पढ़ते हैं। फ्रांस सरकार को डर है कि फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम बच्चों को घर में ही पढ़ाकर कट्टर बना रहे हैं। इस बयान पर पक्ष विपक्ष में तर्क वितर्क चल ही रहे थे कि फिर अक्टूबर महीने का तीसरा शुक्रवार आया, तारीख 16 अक्टूबर। बदनसीब इत्तेफाक ही था कि एक शुक्रवार पहले फ्रांस के राष्ट्रपति देश के लोगों से जिस डर का जिक्र कर रहे थे, वो हकीकत में सामने आ गया। मुस्लिम कट्टरपंथियों का डर। 16 अक्टूबर को पेरिस के बाहरी हिस्से में सैमुअल पेटी नाम के स्कूल टीचर की गला काटकर हत्या कर दी। हत्या करने वाला एक 18 साल का लड़का, नाम अब्दुल्लाह, चेचन मूल का मुस्लिम, मॉस्को में पैदा हुआ, बतौर शरणार्थी फ्रांस में आया और फ्रांस के नॉर्मंडी कस्बे में रहता था। नॉर्मंडी कस्बे से 100 किलोमीटर दूर पेरिस शहर के बाहरी हिस्से में एक स्कूल, इसी स्कूल में सैमुअल पेटी इतिहास पढ़ाते थे। आरोपी अब्दुल्लाह ना तो कभी टीचर सैमुअल पेटी से मिला था और ना ही कभी इस स्कूल में आया था। जिस टीचर की उसने हत्या की, उसे वो शक्ल से भी नहीं पहचानता था। 16 अक्टूबर को पहली बार वो सैमुअल पेटी के स्कूल आया। स्कूल पहुंचकर उसने स्टूडेंट से उस टीचर के बारे में पूछा। स्टूडेंट्स ने इशारा करके सैमुअल पेटी की शिनाख्त करवा दी और तब आरोपी अब्दुल्लाह मौके की तलाश में जुट गया। शिक्षक सैमुअल पेटी स्कूल से जैसे ही घर के लिए निकले तो चाकू से हमला कर उनकी गर्दन काट दी गई। चश्मदीदों के मुताबिक इस दौरान वो अल्लाहू अकबर के नारे भी लगा रहा था। इस हमले की खबर पाकर जब पुलिस वहां पहुंची तो आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी को 9 गोलियां मारी, वो वहीं मर गया। उसके पास से 12 इंच लंबा चाकू बरामद हुआ है, जो टीचर की हत्या में इस्तेमाल किया गया था। लेकिन आरोपी अब्दुल्लाह ने जिस शिक्षक की कभी शक्ल भी नहीं देखी थी, उसका गला क्यों काट दिया? और यहीं से आती है वो बात जिसका डर फ्रांस के राष्ट्रपति अपने देश से जता रहे थे। फ्रांस के कुछ मुस्लिमों की वो कट्टर सोच जिसके हिसाब से टीचर सैमुअल को गुनहगार माना गया। अक्टूबर महीने की शुरुआत में इतिहास के टीचर सैमुअल अपने स्टूडेंट्स को अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में पढ़ा रहे थे।
इस दौरान उन्होंने पैगंबर मोहम्मद की वो फोटोज दिखाई जो कुछ साल पहले फ्रांस की एक मैगजीन ने छापी थी। खबरों के मुताबिक वो अपनी क्लासेस में ऐसा पहले से करते आए थे और कार्टून दिखाने से पहले उन्होंने अपने मुस्लिम स्टूडेंट से कहा था कि अगर उन्हें कोई एतराज है तो वो क्लास से जा सकते हैं। इस्लाम की परंपराओं में अल्लाह और पैगंबर की तस्वीरें या मूर्तियां बनाना या दिखाने पर प्रतिबंध है। फ्रांस में वैसे भी ये मामला संजीदा है क्योंकि 2015 में शार्ली एब्दो नाम की एक मैगजीन ने ऐसी तस्वीरों वाले कार्टून छाप दिए थे, जिसके बाद मैगजीन के दफ्तर में कट्टरपंथी मुस्लिमों ने हमला किया और इसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी। तो टीचर सैमुअल के खिलाफ भी उनके ही एक स्टूडेंट के पापा ने ऑनलाइन कैंपेन शुरू कर दिया। एक धर्मगुरु ने फतवा जारी कर दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि एक कट्टरपंथी ने गला काटकर उनकी हत्या कर दी। टीचर सैमुअल की हत्या के बाद फ्रांस के शहरों में हजारों की तादाद में लोगों ने रैलियां निकाली। टीचर की हत्या के विरोध में साइलेंट प्रोटेस्ट, संसद में मौन रखा गया। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान टीचर सैमुअल को दिया गया। और इसका दूसरा पक्ष ये है कि इस हत्या के बाद फ्रांस की मैक्रों सरकार को इस्लामिक कट्टरपंथियों पर कार्रवाई की वाजिब वजह मिल गई। मस्जिदें बंद करने की कार्रवाई शुरू हो गई और इसी पर वो डिबेट भी हो रही है कि अभिव्यक्ति की आजादी बड़ी या धार्मिक आस्थाओं का सम्मान। फ्रांस के ही कुछ मुस्लिम कह रहे हैं कि उन्हें मजहब की वजह से टारगेट किया जा रहा है और ये बात भी कही जा रही है कि सेक्युलरिज्म से आगे बढ़कर फ्रांस की सरकार मुस्लिमों के सीधे सीधे खिलाफ हो गई है। यानी कट्टरपंथ के बहाने फ्रांस के राष्ट्रपति वहां की जनता को मुस्लिमों के खिलाफ कर रहे हैं, जिससे 18 महीने बाद होने वाले चुनाव में उन्हें राजनीतिक फायदा मिलेगा। पश्चिमी यूरोप में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी फ्रांस में ही है। करीब 60 लाख मुस्लिम फ्रांस में हैं, जो वहां की कुल आबादी का 9% है। 16वीं सदी के बाद जब ब्रिटेन, स्पेन जैसे यूरोपीय देश दुनिया को अपनी कॉलोनी बनाने निकले थे, तो इस दौड़ में फ्रांस भी पीछे नहीं था। 19वीं और 20वीं सदी में कई अफ्रीकी मुस्लिम बहुल देश जैसे अल्जीरिया, माली फ्रांस के उपनिवेश थे और वहां से बड़ी तादाद में मुस्लिम फ्रांस भी आए थे, जो बाद में फ्रांस के नागरिक बन गए। अब बात आती है कि क्या फ्रांस अपने सेक्युलर होने की सीमा लांघ रहा है या एक खास धर्म को लेकर ज्यादा दखल दे रहा है। भारत या अमेरिका की तरह ही फ्रांस भी एक सेक्युलर देश है। भारत के संविधान में सेक्युलरिज्म की परिभाषा नहीं है और फ्रांस में भी सेक्युलरिज्म परिभाषित नहीं है। 1905 के कानून के तहत लाइसिते का कॉन्सेप्ट है। लाइसिते यानी एक तरह का सेक्युलरिज्म। राज्य और धर्म अलग अलग रहेंगे और इसके तहत धार्मिक चिन्हों का सरकारी संस्थानों में इस्तेमाल नहीं होता है। इसी कानून के चलते कुछ सालों पहले फ्रांस ने स्कूलों में हिजाब पहनने पर रोक लगा दी थी। यहीं पर फ्रांस का सेक्युलरिज्म भारत और अमेरिका के सेक्युलरिज्म से अलग हो जाता है। फ्रांस में सरकारी संस्थानों की बात आ जाए तो धर्म की पालना पर कुछ प्रतिबंध लग जाते हैं। जानकार मानते हैं कि फ्रांस के सेक्युलरिज्म में अलग पहचान देने की गुंजाइश नहीं है। या तो फ्रेंच या गैर फ्रेंच, ये दो ही पहचानें आपकी हो सकती हैं। और जो मुस्लिम इस्लामिक देशों के हिसाब से अपने रीति रिवाज मानना चाहे, वहां फ्रांस में टकराव पैदा हो रहा है। और अब हत्या वाली घटना के बाद फ्रांस में कुछ मस्जिद भी बंद किए जा रहे हैं। किसी भी तरह के कट्टरपंथ का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन बात यह भी है कि कुछ कट्टरपंथियों की वजह से पूरे तबके को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। उम्मीद है फ्रांस ये बैलेंस बनाकर चलेगा। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी अमेरिका से है। इंटेलिजेंस अधिकारियों ने रूस और ईरान पर अमेरिकी वोटर्स की जानकारी चुराने और पब्लिक ओपिनियन को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। यह खुलासा 21 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ और FBI के डायरेक्टर क्रिस रे मौजूद थे। रैटक्लिफ ने बताया कि फर्जी ईमेल और मैसेज भेजकर वोटर्स को धमकाया गया है। ईरान ने इन आरोपों को नकार दिया है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव पूरी रफ्तार पर पहुंच चुका है। 21 अक्टूबर को पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पेंसिल्वेनिया में जो बाइडेन के पक्ष में रैली की। उन्होंने ट्रंप की तुलना सन की अंकल से कर दी। बदले में ट्रंप ने भी उन्हें धूर्त बता दिया। दूसरी सुर्खी थाईलैंड से है। यहाँ सरकार ने एक हफ्ते से लगा आपातकाल हटा लिया है। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री प्रयुक्त चान ओचा को पद से उतरने के लिए 3 दिनों का समय दिया है। उन्होंने गिरफ्तार किए गए स्टूडेंट लीडर्स की रिहाई की भी मांग की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो तनाव की स्थिति को खत्म करने के लिए कदम उठा रहे हैं। सोमवार 26 अक्टूबर को संसद का असाधारण सत्र बुलाया गया है। थाईलैंड में स्टूडेंट लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग के साथ सड़कों पर है। आपातकाल में 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शनों को बंद नहीं किया था।
आज की तीसरी सुर्खी पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी से है। 18 अक्टूबर को हुए चुनावी नतीजे आने लगे हैं। राष्ट्रपति अल्फा कोंडे इस चुनाव में बढ़त बनाए हुए हैं। विपक्ष इस नतीजे से खफा है और जगह जगह हिंसक प्रदर्शन कर रहा है। पुलिस के साथ हुई झड़प में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा में कई पुलिस वालों ने भी अपनी जान गंवाई है। कोंडे ने प्रदर्शनकारियों से बात करने की अपील की है। अगर कोंडे चुनाव जीतते हैं तो ये उनका लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। विपक्ष का आरोप है कि राष्ट्रपति अल्फा कोंडे कुर्सी के लिए कानून को धता बता रहे हैं। गिनी में एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। अल्फा कोंडे तीसरे टर्म के लिए जनमत संग्रह का हवाला दे रहे हैं। ये थी आज की सुर्खियां। अब बात है तारीख सेक्शन की। आज है 22 अक्टूबर। इस तारीख का संबंध एक परमिशन से है। दर दर भटक रहे एक राजा को इलाज के लिए अमेरिका आने की परमिशन मिली और उसके देश में हंगामा खड़ा हो गया। इसके नतीजे में हुआ एक हॉस्टेज क्राइसिस, जिसमें अमेरिकी अधिकारियों को 1.5 साल तक बंद रखा गया। ये किस्सा ईरान का है। साल था 1979 का। 16 जनवरी को ईरान के शाह मोहम्मद रेजा पहलवी इलाज के सिलसिले में देश से बाहर गए। उनके जाने के 2 हफ्ते बाद ही धार्मिक नेता अयातुल्लाह रुहुल्लाह खोमैनी ईरान लौटे। खोमैनी ने रेजा पहलवी के खिलाफ लोगों को भड़काया था। इसके एवज में उन्हें 14 बरस का निर्वासन झेलना पड़ा था। रेजा पहलवी को 1953 में ब्रिटेन और अमेरिका ने गद्दी पर बिठाया था। हैसियत कठपुतली की थी। पश्चिमी देशों की नजर ईरान के तेल भंडार पर थी। शाह ने इसका भरपूर बदला चुकाया। उन्होंने अपनी जेब में डॉलर्स भरे और अथाह तेल को पश्चिमी देशों के हवाले कर दिया। लोगों में गुस्सा था, लेकिन सड़क पर उतरने में 25 साल लग गए। 1978 में ईरान में दंगे होने लगे। जगह जगह लोग हड़ताल करने लगे। शाह को हटाने के लिए जनता ने गदर काट दिया। उसी दौर में पहलवी इलाज का बहाना बनाकर मिस्र गए और ईरान में एंट्री हुई अयातुल्लाह खोमैनी की। वापस लौटने पर खोमैनी का ईरान में जबरदस्त स्वागत हुआ। उनको पूरे देश में समर्थन मिला। ईरान में राजशाही को खत्म कर दिया गया। इस्लामिक सरकार की स्थापना हुई। अयातुल्लाह खोमैनी ने सुप्रीम लीडर का पद धारण किया। ईरान में इस्लामिक क्रांति सफल हो चुकी थी। दूसरी तरफ रेजा पहलवी दर दर भटक रहे थे। मिस्र और बहामास के बाद कुछ दिनों के लिए वो मोरक्को में रहे। मोरक्को में शाह को खतरा महसूस हुआ। वो नया ठिकाना तलाशने लगे। तब अमेरिका के कहने पर उन्हें मेक्सिको में शरण मिली। सितंबर 1979 तक शाह की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी थी। उनके डॉक्टरों ने अमेरिका में इलाज कराने की सलाह दी। 22 अक्टूबर 1979 को तेहरान के अमेरिकी दूतावास में एक मैसेज आया। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने शाह को अमेरिका आने की अनुमति दे दी है। दूतावास में सन्नाटा पसर गया। दरअसल ईरान में लोग शाह को टांगने के लिए बेताब थे। शाह का दोस्त मतलब ईरान का दुश्मन। दूतावास में डर का माहौल था। ये सच साबित हुआ। 4 नवंबर 1979 को शाह अमेरिका पहुंचे। इधर ईरान में हजारों की भीड़ ने अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया। कुल 66 कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया। 14 बंधकों को जल्दी ही रिहा कर दिया गया। बाकी के 52 बंधक 444 दिनों तक उसी दूतावास के कंपाउंड में बंद रहे। इस संकट का असर 1980 के राष्ट्रपति चुनाव पर भी पड़ा। जिमी कार्टर हॉस्टेज क्राइसिस न सुलझा पाने के लिए आलोचना झेल रहे थे। वो रोनाल्ड रीगन से बुरी तरह हार गए। 21 जनवरी 1981 को रीगन ने बतौर राष्ट्रपति पहला भाषण दिया। उसके कुछ घंटों बाद ही ईरान की कैद में बंद 52 बंधकों को छोड़े जाने की खबर आई। आज के दुनियादारी शो में बस इतना ही। अब चलते चलते विश्व कविता में आज आपको सुनाते हैं डेविड मेसन की कविता। वॉशिंगटन में पैदा हुए मेसन ने कोलोराडो कॉलेज में एडमिशन के साल भर के अंदर ही कॉलेज छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने अलास्का में साल भर तक मछलियां पकड़ने का काम किया। कुछ सालों बाद जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करने दोबारा कॉलेज लौटे तो उनके ड्रामा प्रोफेसर ने उन्हें कहा कि तुम कभी लेखक नहीं बन सकते। ये बात हताश करने वाली तो थी, मगर हताश होकर कोई और करियर ऑप्शन तलाशने की बजाय मेसन ने अपने प्रोफेसर को उसी वक्त पलटकर कहा कि एक दिन मैं आपको गलत साबित करूंगा। आज 4 दशक से ज्यादा गुजर गए इस बात को और डेविड मेसन दर्जन भर से ज्यादा किताबें लिखकर उसी कोलोराडो कॉलेज में कविताएं पढ़ाते हैं। आइए सुनते हैं उनकी कविता कैफी, जिसका अनुवाद किया है इंडो अमेरिकन कवियत्री, लेखक और फिल्मकार कल्पना सिंह चिटनिस ने। हर भोजन एक सहभोज है बिन बुलाई आत्माओं के साथ। क्या मदिरा का स्वाद आज भी है उन्हें याद, या खिड़की पर कांपती मोमबत्ती की रोशनी। मुझे उनमें से कुछ एक के नाम याद हैं, उनकी भूख
खोखली है और वे पतंगों की तरह जलती हुई रोशनी के इर्द गिर्द जमा होते हैं, पर वे बेचारे जल भी नहीं सकते। इनकी शागिर्दी और अपनी खुमारी में मैं इन सब को एक एक कर देखता हूँ। ग्रीक इसे कैफी कहकर बुलाएंगे। अवर्णीय, गुरुत्वता से हीन, रात के साथ ये गुफ्तगू चांद और बिना चांद के। ओ, पर सब ठीक है। यह कैफी है, कॉफी से भाग जाएगी या ढेर सारी शराब से। और एक गीत अगर मुझे हो सके याद तो वह हमें साथ ले जाएगी। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।